जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैथ्स में कैसे दो चार टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन 4-5 से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों से। तो मैंने बताया था वो टॉपिक पिछले पिछले वीडियो में। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज पूरा करते हुए हमारा जो पहला आज वीडियो होगा वो है बहुपद के ऊपर, जहाँ से 2022 में अगर मैं झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2018-19 में भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, खास करके मैथ के लिए, जहाँ हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारा बहुपद। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद जो होता है ना, बहुपद चर अचर घात इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाकर एक बीजगणितीय यानी कि एलजेब्रा का जब हम समीकरण लिखते हैं, या फिर एलजेब्रा का जब हम इसको एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया तो मैंने यहाँ पर 2 शब्दों का यूज किया, एक मैंने कहा चर और दूसरा मैंने कहा अचर। तो सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं, इनका मतलब आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहला जो शब्द कहा वो मेरा शब्द था, वो था चर, और दूसरा जो वर्ड मैंने कहा वो मेरा था अचर। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो चर होता है ना, चर हमारा वो वैल्यू होता है जिसको हम जब चाहे जितना चाहे बदल सकते हैं। आज अगर हमारा चर हम चाहे तो 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले या 5 ले ले, यानी कि हम इसको बदल सकते हैं, यानी कि हम इसको वेरी कर सकते हैं, एक से दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। जनरली हम इसको मैथमेटिक्स की अगर भाषा में बात करें तो हम इसको एक्स वाई और जेड के रूप में निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, वाई बोलते हैं और जेड, एक्स वाई और जेड के रूप में निरूपित करते हैं। जबकि अगर हम अचर की बात करें तो अचर हमारा फिक्स रहता है। अचर हमारा फिक्स रहता है। अगर आप साफ शब्दों में सुने समझें तो अचर क्या है, अचर जो हमारी संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4, वही हमारी क्या है, अचर है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ये हमारी क्या हो जाएंगी, अचर। इनको हम कभी नहीं बदल सकते। अगर हमें 2 को लेना है तो उसका मतलब 2 को ही लेना है, 2 के बदले हम 4 5 6 नहीं लिख सकते। यानी कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये रुका हुआ है, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अगर मैं इसके ऊपर भी अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा की बात करूँ तो 1 और 2 3 के बदले हम मैथमेटिक्स की भाषा में अचर के लिए जो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो है ए बी और सी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि चर के लिए हम एक्स वाई और जेड का यूज करते हैं, जबकि अचर के लिए हम 1 2 3 और इसके बदले हम किसका यूज करते हैं, ए बी और सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद क्या चीज़ है, तो चर अचर और घात। घात का मतलब हो जाता है किसी संख्या के ऊपर जो पावर लगा रहता है ना, जैसे ये 2 इसके ऊपर पावर लगा हुआ, मैंने एक्स लिखा इसके ऊपर 4 पावर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं, ये जो डिग्री है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब चर अचर घात और भी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो हम क्या करते हैं, एक गणित के रूप में लिखते हैं, एक बीजगणित एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं बीजगणित के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसी को बहुपद कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी मैंने लिखा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुपद है, जहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने चर का भी यूज किया, अचर का भी यूज किया। चर अचर और जोड़ गुना घटाव भाग मिलाकर ये क्या बन गया, ये एक बीजगणितीय व्यंजक बन गया, बीजगणितीय एल्जेब्रिक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, बहुपद। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि ये तो समझ में आ गया सर कि एक्स प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद है, लेकिन ये क्या है, पी एक्स क्या है। तो भाई जो बहुपद को जो है ना हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में निरूपित करते हैं किससे, पीएक्स के, पीएक्स से हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे हमने चर को निरूपित किया एक्स वाई और जेड से, जैसे हमने अचर को निरूपित किया ए बी और सी से, उसी तरह हम पीएक्स को निरूपित करते हैं किससे, पीएक्स से निरूपित करते हैं। सॉरी, हम बहुपद को किससे निरूपित करते हैं, पीएक्स से निरूपित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक बहुपद लिखते हैं, एक बहुपद लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा उसको देखते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बहुपद का एक संरचना लिखा था, यानी कि फॉर्मेट लिखा था। अब मैं एक बहुपद आप लोगों को लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस बी, मैंने ये लिखा 2x प्लस बी, सॉरी माफ करिएगा, बी नहीं, जब रियल लिख रहे हैं तो रियल डाटा ही डालते हैं। मैंने 2x प्लस 1 लिखा, मैंने एक बहुपद लिखा 2x प्लस 1। लेकिन ये देखिए जो x के साथ ये क्या है, ये आपका अचर है, ये आपका अचर है यानी कि फिक्स वैल्यू। ये आपका क्या है, चर, यानी कि इसका वैल्यू हम जब चाहे जितना चाहे उतना रख सकते हैं, यानी कि ये अस्थिर है। ठीक है ना, तो ये हो गया चर, ये हो गया अचर। लेकिन हम अगर सीधी भाषा में बात करें तो ये जो x है ना, x के सामने का जो ये नंबर रखा हुआ है यानी कि अचर पद है, इस चर पद के सामने जो अचर पद है भाई,
यानी कि चर पद के सामने जो ये अचर पद है, ठीक है, इसको गुणांक बोलते हैं। ये जो चर के सामने जो अचर पद लगा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। इसको बोलते हैं गुणांक। इसको बोलते हैं गुणांक। जैसे इस बहुपद में ये 2 किसका है? गुणांक है। और ये किसका गुणांक है? x का गुणांक है भाई, x का गुणांक है। अब मैं दूसरा एक और बहुपद लिखता हूं। अब देखिए मैं दूसरा बहुपद लिखता हूं। अब मैंने एक दूसरा बहुपद लिखा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये x के सामने ये क्या है? 2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब होता है कि क्या होता है? हमेशा यहाँ पर 1 मौजूद होता है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ भी 1 मल्टीपल कर देते हैं, अगर हम किसी के साथ भी 1 मल्टीपल कर देते हैं तो उस संख्या में, उस संख्या या फिर उस वेरिएबल या फिर उस बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम मानते हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 रखा हुआ है। तो अब देखिए इसके सामने 1 रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 1, तो 1 क्या है? 1 आपका गुणांक हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 1 आपका गुणांक हो जाएगा। और ये किसका गुणांक होगा मेरे भाई? ये गुणांक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और ये भी आपका गुणांक हो जाएगा, जो एक्स के सामने ये 2 लगा हुआ है ना, तो ये भी 2 भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका गुणांक हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका गुणांक हो जाएगा। लेकिन ये गुणांक किसका हो जाएगा? ये एक्स का गुणांक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणांक समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी अचर पद के सामने जो चर पद होता है, यानी कि किसी भी एक्स वाई जेड के सामने जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? गुणांक कहलाती है। और जिस अचर पद यानी कि जिस एक्स वाई जेड के सामने रहती है वो उसका क्या होता है? वो उसी का गुणांक हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने 1 रखा गया है, तो ये 1 किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, एक्स के सामने 2 रखा गया है, तो ये किसका गुणांक हो गया? एक्स का गुणांक हो सकता है, एक्स का गुणांक हो गया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा गुणांक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा विभाजित करते हैं किसको? बहुपद को। हमारा जो ये बहुपद है ना, और इसको हम थोड़ा विभाजित करके देखते हैं कि बहुपद का विभाजन किन किन तरीकों से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुपद का थोड़ा विभाजन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुपद का विभाजन। तो बहुपद का विभाजन जनरली अगर बात करें तो 3 तरीकों से किया जाता है। एक जो हमने आपको बताया चर, दूसरा हमने बताया पद, और तीसरा हम बता रहे हैं घात। एक हमने आपको चर बताया और तीसरा हमने आपको घात बताया, लेकिन दूसरा आपको पद नहीं बताया। वो मैं अभी क्या करने वाला हूँ? बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद को विभाजन करने का जो तरीका होगा, वो सबसे पहला तरीका क्या होगा मेरे भाई? पहला हम चर तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा? पद के तरीके से करेंगे, यानी कि पद के हिसाब से हम उसको देखेंगे। और तीसरा जो हमारा तरीका हो जाएगा, हम किसके हिसाब से देखेंगे? घात के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका घात रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं, जबकि ये दोनों भी क्या है? उतने ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा जो बांटने का जो आधार है, सबसे पहला हम किसको लेते हैं? चर लेते हैं, फिर पद लेते हैं, फिर घात लेते हैं। तो चर के आधार पर बांटने वाला, तो चर हमने आपको पहले बताया था कि हम चर को कैसे निरूपित करते हैं? एक्स वाई और जेड से निरूपित करते हैं, एक्स वाई और जेड से निरूपित करते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर का यूज किया गया हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x + 1 मैंने लिखा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2y + 1 में 2y + 2 लिखता हूँ। तो इस बहुपद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने चरों का यूज किया गया? एक चर का, वो क्या है? x का यूज किया गया। इस बहुपद की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने चरों का यूज किया गया? 2 चरों का यूज किया, सॉरी माफ करिएगा, एक ही चर का यूज किया गया, वो क्या है? y का यूज किया गया, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर का यूज किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक चरीय बहुपद बोलेंगे भाई। एक चरीय बहुपद, नाम जरूर याद रखिएगा, एक चरीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चरीय बहुपद। इसका जो पहला डिवीजन का तरीका है वो क्या है? एक चरीय बहुपद, एक चरीय बहुपद, उसको हम क्या बोलेंगे? एक चरीय बहुपद बोलेंगे। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 1, हमने सिर्फ और सिर्फ कितने चर का यूज किया? एक चर का यूज किया। उसी तरह अगर हम 2 चर का यूज करते हैं, अगर हम 2 चर का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विचरीय, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विचरीय बहुपद बोलेंगे भाई। उसको हम बोलेंगे द्विचरीय बहुपद। जैसे मैंने यहाँ पर बहुपद लिखा 2x + y मैंने लिखा, इसमें हमने कितने चरों का यूज किया? ये पहला और ये आपका दूसरा, हमने 2 चरों का यूज किया, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? द्विचरीय बहुपद। अब हमारे पास आता है 3 चरीय बहुपद। 3 चरीय बहुपद का मतलब आप समझ चुके होंगे कि 3 चरीय बहुपद हम किसको बोलेंगे। जी आपने बिल्कुल सही सोचा या बहुत सही समझा। जिस भी बहुपद में हम 3 चर का यूज कर रहे हैं, 3 चर का यूज कर रहे हैं, पहला चर, दूसरा चर, तीसरा चर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 3 चरीय बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक चर का यूज कर रहे हैं, एक चरीय बहुपद। जहां हम 2 चर का यूज कर रहे हैं, 2 चरीय बहुपद। और जहां हम 3 चर का यूज कर रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं? 3 चरीय बहुपद। तो ये आपका चर का हमने क्या किया? डिवाइड किया। हमने क्या किया? चर को डिवाइड किया। चर के आधार पर हमने किसका डिवीजन किया? बहुपद का डिवीजन किया। अब हम लोग बोलते हैं पद के आधार पर इसका डिवीजन करते हैं। पद के आधार पर हम लोग किसका करते हैं? डिवीजन करते हैं, पद के आधार पर भाई। अब हम लोग बहुपद का विभाजन करेंगे किसके आधार पर? पद के आधार पर करेंगे, ठीक है ना, पद के आधार पर।
तो पद का मतलब हो जाता है किसी भी जो हमारा जो बहुपद है उसमें कितने पदों का यूज किया गया है, कितने टर्म का यूज किया गया है, कितने संख्याओं का यूज किया गया है। अब देखिए कितने मतलब उसका टर्म है। अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 2 लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं कि ये कितने चर का बहुपद है। तो हम देखते हैं ये पहला चर है, ये दूसरा चर है। तो हमें पता चल गया ये कितने चर का बहुपद है, ये द्विचरीय बहुपद है भाई, ये द्विचरीय बहुपद है क्योंकि हम लोग दो चर का यूज किए हैं। लेकिन अगर मैं पद की बात करूँ तो इसमें कितना पद है, तो ये आपका हो जाएगा पहला पद, ये आपका हो जाएगा दूसरा पद और ये आपका हो जाएगा कितना, तीसरा पद। यानी कि इसमें कितने पद है, 1 और 2 और 1 कितना 3, यानी कि ये कितने हो गए, इसको हम लोग 3 पदीय बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 पदीय। पद का मतलब हो जाता है टर्म। एक बहुपद में कितने सारे टर्मों का यूज किया गया है, कितने सारे पदों का यूज किया गया, तो इसमें कितने पद यूज किए गए, 1, 2 और 3, ये 3 पदों का यूज किया गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 पदीय। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, इधर मैंने 2 लिखा, इधर मैंने 4x लिखा और इधर मैंने 1 लिख दिया। तो ये हमारा कितने पदीय हो गया, ये हमारा 1, 2 और 3, ये भी हमारा कितना पदीय हो गया, 2 पदीय हो गया। मैं इसमें से अगर एक हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो अब ये हमारा कितने पद का रह गया, ये आपका रह गया 1 और 2। अब कितने पद का रह गया, 2 पद का। अगर मैं आपको यहाँ से ये भी हटा देता हूँ तो अब ये कितने पद का रह गया, 1 पद का रह गया। अब इसके पास कितने पद हैं, केवल और केवल कितने पद, 1 पद है। तो चलिए पद के आधार पर हमने समझ लिया कि 1 पदीय किसको बोलते हैं, 2 पदीय किसको बोलते हैं, 3 पदीय किसको बोलते हैं। लेकिन इसका नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। आप 2022 का झारखंड पॉलिटेक्निक का आप उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बुकलेट नंबर शायद बी, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है बुकलेट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ऐसा बहुपद जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, उसके हम क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग भाई हिंदी में तो मैं बात करता हूँ, एक पदीय बहुपद बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो एक पदीय बहुपद बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शन जो था ना, उसमें हिंदी में ऑप्शन नहीं था बल्कि उसमें ऑप्शन जो है ना इंग्लिश में था। तो थोड़ा सा इंग्लिश भी इसके लिए बता देता हूँ मैं। तो एक पदीय बहुपद को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। उसी तरह जब द्विघात, जब 2 पद होंगे, यानी कि इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 2x, ये कितने पद हो गए, 1 पद हो गया। द्विपद की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ द्विपद, इसको बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं भाई। इसको द्विपद बहुपद की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। यानी कि द्विपद बहुपद की अगर बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस 1, ये कितने पद हो गए, पहला पद, ये दूसरा पद। और मैं उसके बाद आता है त्रिपद, त्रिपद बहुपद की बात करते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोला जाता है भाई। ये त्रिपद बहुपद की बात करेंगे तो इसको ट्राइनोमियल बोला जाता है, TRI, इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्राइनोमियल बहुपद बोला जाता है। और इसका मतलब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 2 3, कितने टर्म का यूज किया मैंने, 3 टर्म का। तो जितने पद होंगे उस हिसाब से उनका नाम है। 1 पद होगा तो 1 पदीय, 2 पद होगा तो 2 पदीय, 3 पद है तो 3 पदीय। तो हमने किसका विभाजन किया, चर के आधार पर विभाजित किया, पद के आधार पर विभाजित किया। अब हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, घात के आधार पर विभाजित करेंगे। किसके आधार पर, घात के आधार पर। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ भाई। आप लोग अगर हो सके तो इसका थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को ये बाद में जब रिवीजन करिएगा ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी, मतलब बहुत अच्छा काम करेगा, एक टूल की तरह काम करेगा। एग्जैक्ट तुरंत आपने निकाला, आपका मैक्स टू मैक्स इसमें कितना, 1 पेज जाएगा नोट्स बनाने में, आप तुरंत उसको रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी अगर आप चाहें तो उस पूरा रिवीजन करके जा सकते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं घात क्या है। घात क्या है, घात वो चीज़ है जब किसी भी अचर पद के ऊपर, हमने यहाँ पर चर और अचर के बारे में आपको बताया था, तो हम माफ करिएगा, चर पद के ऊपर किसी भी चर, घात क्या होता है, किसी भी चर पद के ऊपर या फिर अचर पद के ऊपर, दोनों के ऊपर जो इसके ऊपर जो एक वैल्यू लगा रहता है ना, जैसे 2 हमने लिख दिया, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको घात बोला जाता है, उसको पावर यानी कि डिग्री बोला जाता है। घात का ही दूसरा नाम, अंग्रेजी नाम क्या है, डिग्री। घात का ही दूसरा अंग्रेजी नाम क्या है, डिग्री। घात का ही दूसरा अंग्रेजी नाम क्या है मेरा भाई, डिग्री है। घात का ही दूसरा नाम डिग्री है। यानी कि किसी भी चर या अचर पद के ऊपर जो पावर लगा रहता है, जो डिग्री लगा रहता है, यानी कि जो संख्याएं लिखी रहती है उसके ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर x लिखा, x के ऊपर जो यहाँ पर लगा हुआ है आपका पावर, ये क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका घात हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ये घात होता है, ये किसी बहुपद के लिए घात, किसी बहुपद का घात हमको कैसे पता करेंगे सर, हम किसी बहुपद का घात कैसे पता करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके पास अगर कोई बहुपद दिया गया है ना, जैसे मैं यहाँ पर बहुपद लिखता हूँ, x लिखता हूँ प्लस 2 लिखता हूँ, ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। तो किसी भी बहुपद में अचर पद, चर पद का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, अचर पद की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, चर पद की बात बोल रहा हूँ, मतलब XYZ की बात बोल रहा हूँ।
किसी भी बहुपद में चर पद का जो सबसे अधिकतम पावर होता है, जो सबसे अधिकतम डिग्री होता है, वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, यानी कि घात कहलाएगा। फिर से मेरी बात समझिए, किसी भी बहुपद में चर पद के ऊपर जो पावर होता है, जो घात होता है, वही उस बहुपद का भी क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर x+2 लिखा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बहुपद का घात कितना है? तो आप कहिएगा यहाँ तो x का पावर में कुछ नहीं है भाई। अरे भाई, जब हम x लिखते हैं ना, और जब इसका पावर में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप एक बात समझिए, इसका मतलब हमेशा होता है कि x का पावर में क्या रखा गया है? 1 रखा गया है, क्योंकि x का पावर में अगर 1 रखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाता है? x हो जाता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 2 लिखा और 2 का पावर में मैंने 1 कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? 2 है। चाहे मेरे पास 2 लिखा हो तो हम क्या मान लेंगे? 2 का पावर में 1 होगा, और 2 का पावर 1 लिखा है, उसका इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है भाई। उसी तरह अगर x लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है कि x का पावर में हमेशा क्या रखा गया होगा? 1 रखा गया होगा। तो जैसे इस बहुपद में मैं बात करूं तो x का पावर 1 है, तो हम इस बहुपद का डिग्री यानी कि घात कैसे निकालेंगे? तो किसी भी बहुपद का चार पद का जो सबसे अधिकतम घात होता है, वही उस बहुपद का भी क्या होगा? घात होगा। तो इस बहुपद में चार पद का सबसे अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो इस बहुपद का भी घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया कि आपको किसी बहुपद का घात को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मैं और एक इक्वेशन लिख ही लेता हूँ भाई, x² मैंने लिखा, मैंने 2x लिखा और मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि वो इस बहुपद का घात क्या है? तो आप बोलिएगा सर, बहुपद का घात वह होता है जो किसी चर पद का मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात होता है, वही क्या होगा? उस बहुपद का भी घात होगा। तो इस बहुपद में चर का जो अधिकतम घात है, जैसे यहाँ पर भी x है, मतलब इसका पावर में 1 रखा होगा, तो इस बहुपद में ये भी अचर है, ये भी चर है, ये भी चर है। अब इन दो चरों में से किसका घात अधिक है? ये x का पावर में 2 है, ये x का पावर में 1 है, यानी कि इस चर का घात कितना है? अधिक है। और कितना है? 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 यहाँ पे नहीं हुआ, जबकि मैं अगर ये इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको माफ करिएगा, ये बहुपद अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x+1 बहुपद अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या इस बहुपद के लिए घात क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो चर पद है उसका जो मैक्सिमम घात है 1 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस बहुपद की बात कर रहा हूँ, तो इस बहुपद में चर पद का मैक्सिमम घात 1 नहीं 2 है भाई। अधिकतम घात की बात कर रहे हैं ना, तो अधिकतम घात 1 नहीं, कौन है? 2 है। इसीलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको घात समझाने में सफल रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है, मैं अब 3 बहुपद लिखता हूँ। ठीक है, पहला बहुपद मैं लिखता हूँ x+1। अब मैं दूसरा बहुपद लिखता हूँ x² + x+1, और मैं तीसरा बहुपद लिखता हूँ x³ + x² + 2x+1। ये मैंने तीन बहुपद लिखा, 1 2 3। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए, जब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो हमें निकालने का तरीका क्या, हमें क्या पता है बहुपद का घात क्या होता है? तो किसी भी बहुपद में चर पद का यानी कि x y z जो दिया रहता है वही चर पद होते हैं, तो उन चर पद का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वही उस बहुपद का भी क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा। तो इस बहुपद में जो चर है x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो इस बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 1। इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पर मैं देखूंगा कि x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। मैं देखूंगा कि x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, x का मैक्सिमम पावर कहाँ कितना है? यानी कि चर पद का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3। इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, और इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। और मेरे भाई याद रखिए, जिस भी बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, उसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, बहुत सारे बच्चों में ये बहुत कंफ्यूजन होता है, वो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद में समझ ही नहीं पाते कि द्विघात किसको बोलेंगे, त्रिघात रैखिक किसको बोलेंगे। रैखिक मतलब हो जाता है जिसका घात क्या हो? 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। और वहीं मैं बात करूँ इसका, तो जिस बहुपद का घात मैक्सिमम घात, अधिकतम घात, यहाँ पर अधिकतम घात, यहाँ भी अधिकतम घात, यहाँ भी अधिकतम घात, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं क्या बताऊँ भाई, ये आपका द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 हो, यानी कि अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। तो हमने जो बहुपद का विभाजन किया 3 तरीके से किया, थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लेते हैं। हमने चर के आधार पर किया, हमने पद के आधार पर किया, हमने घात के आधार पर किया। तो हमने चर के आधार पर क्या सीखा कि वह बहुपद जिसमें एक चर का यूज किया गया हो। चर का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड, चर को हम लोग किसे निरूपित करते हैं, एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। तो हम जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक चर का यूज किया गया हो उसको एक चरीय बहुपद, जिसमें 2 का यूज किया गया हो उसे द्विचरीय बहुपद, इसमें 3 का यूज किया गया हो उसे तीन चरीय बहुपद। अब हम लोग बात करते हैं एक पदीय बहुपद। उसके बाद हमने जिसका जो विभाजन किया किसके आधार पर, पद के आधार पर किया। और हमारा जो इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो एक पदीय बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद का यूज किया गया हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2x लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ एक पद का मैंने यूज किया। द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें हमने 2 पद का यूज किया हो, जैसे मैंने 2x + 1 मान लिया, ये पहला पद, ये दूसरा पद। और ऐसा बहुपद जिसमें हमने 3 पद का यूज किया हो, जैसे 2x + 3 + 1 मैंने लिख दिया 1 2 3, मैंने 3 पद का यूज किया तो ये क्या त्रिपद बहुपद हो गया भाई। ठीक है, तो हमने देखा चर के आधार पर, हमने देखा पद के आधार पर, हमने देखा घात के आधार पर। अब घात के आधार पर हमने क्या देखा, और घात कोई अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है डिग्री। सही है भाई, घात को ही क्या बोला जाता है, डिग्री। तो घात के आधार पर हमने ऐसा देखा कि हमने ऐसा बहुपद, सबसे पहले तो हमने जाना कि घात क्या है, घात कैसे क्या है और बहुपद का घात कैसे निकलता है। यानी कि घात वो चीज़ होता है, यानी कि किसी बहुपद का घात वो होता है जो किसी चर पद का मैक्सिमम घात होता है। किसी चर पद का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। ये हमने सीखा। अब जब मैंने कहा कि जब भी किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा यानी कि 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे मेरे भाई। लेकिन वहीं पर अगर बात करें जिस बहुपद का मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात 2 होगा, वही उस बहुपद का, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और वहीं अगर बात करें किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब हमारा जो आगे का है कि हमने ये तो जान लिया कि कौन से बहुपद को एक पदीय, घात के आधार पर हमने बहुपद को पढ़ा, चर के आधार पर हमने बहुपद को पढ़ा, हमने बहुपद को समझ गया। लेकिन भाई एग्जाम में हमारे कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि आखिर बताइए कि बहुपद किसे नहीं कहते हैं। ऐसा क्या होगा जिसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, ऐसा क्या होगा जिसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। वो क्या होंगे, वो क्या कंडीशन होगा, वो क्या टर्म एंड कंडीशन होगा जिससे हम कहेंगे कि बहुपद नहीं होगा। यानी कि आप मान के चलिए किसी भी बहुपद का, यहाँ पर लिखिए बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं हो। अगर किसी भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो वह बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। दोबारा सुनिए, अगर किसी भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, किसी भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा मेरे भाई। वो क्या होगा, बहुपद नहीं हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते होंगे। संख्याओं को हम पहले संख्याओं को बांटते हैं। वास्तव हम लोग जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से इन्फिनिटी तक लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक लिखते हैं। वहीं पर पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ 0 को जोड़ दिया जाता है, 0 1 2 3। जब ये इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। बस जब भी आपका घात जब भी आपका किसी भी बहुपद का घात 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाए, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वो जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, वो बहुपद हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ करके दूसरा टाइप का कुछ घात अगर दिया गया हो, अगर घात में कुछ परिवर्तन किया गया हो, घात में अगर माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव भिन्न वगैरह का यूज किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से आप एकदम समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दो बहुपद लिखता हूँ। ठीक है, मैंने 2 बहुपद लिखा। एक मैंने लिखा x² + 2x + 1 मैंने लिखा, और दूसरा बहुपद वहीं पर मैंने दूसरा बहुपद क्या लिख दिया, मैंने लिखा x का पावर में 1/2, दूसरा का पावर में x का पावर में -1, और दूसरा मैंने लिख दिया 2।
तो आपको एग्जाम में ये दे देगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा बहुपद है, और आपको 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे जो बहुपद नहीं होंगे, 3 ऐसे ऑप्शन दे देंगे जो बहुपद नहीं होंगे, और आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले जैसे मैंने क्या कहा कि दुनिया का हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय जो व्यंजक होगा ना, वो आपका बहुपद होगा। कब होगा? जब उसके घात का मतलब हो जाता है डिग्री, घात का मतलब हो जाता है ये डिग्री, घात का मतलब हो जाता है डिग्री। जब उसके डिग्री क्या होंगे, एक पूर्ण संख्या के रूप में काम कर रहे होंगे, यानी कि पूर्ण संख्या होंगे। सही है, एक पूर्ण संख्या होंगे। तो मुझे बताइए कि 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि कोई भी अगर अगर आपको एल्जेब्रिक ऐसा करके दिया रहे, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक दिया रहे और उसका पावर 1/2, 3/2 यानी कि भिन्नात्मक रूप में दिया रहे या फिर माइनस रूप में दिया रहे, आप एकदम क्लियर हो जाइए कि ये बहुपद नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिले, सिर्फ जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या होगा, ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। जब भी आपको संख्या के साथ ऐसे करके खेलने के लिए कहा जाएगा, -1 कर दिया जाएगा, फिर बोल दिया जाएगा कि 1/x बोलिए, तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये क्या है, बहुपद नहीं है भाई, क्योंकि इसमें हमें सीधा सीधा रहने नहीं दिया जा रहा है। आपका बहुपद का मतलब हो जाता है आपको पूर्ण रहने दिया जाएगा, आप में कोई बदलाव छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा भाई, आप जैसे हैं वैसे ही भले। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। और जब भी देखिए ये बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 1/x जो होता है ना, यही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर x में कुछ नहीं है तो x का पावर 1 है, और जब भी हम किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो x का पावर तो वही रहता है, बट इसमें क्या लग जाता है, इसमें प्लस, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। ये भी एक पूर्ण संख्या अब नहीं रहा, अब पूर्ण संख्या नहीं रहा तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बट पॉलिटेक्निक की अगर मैं खास करके बात करूँ तो पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें से बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, जो हमारा अगला टॉपिक है, सब टॉपिक बोल लीजिएगा, वो है बहुपदों का शून्यांक। वो क्या है? वो है बहुपद, वो है आपका बहुपदों का शून्यक। ये आपको एक नया वर्ड यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, नया शब्द सुनने को मिल रहा है, ये शून्यक। तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं कि शून्यक आखिर किसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ एक बहुपद लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या मैंने एक बहुपद लिखा, px मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 2x। मैंने यहाँ पर px लिखा, ये एक बहुपद है, मैंने एक बहुपद लिखा, x² प्लस 2x लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना भाई, x के वैल्यू के बदले आप 1 रख दे भैया। मैं चाहता हूँ कि x का जो वैल्यू है भाई, यहाँ पे भाई साहब आप क्या रख दे, 1 रख दे। आपने कहा ठीक है रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 2 लिखा, मैंने 1 कर दिया। तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या, 2 × 1 क्या है, 2। तो ये आपका 3 आ गया। तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि भैया जो आपका ये इक्वेशन आपने, माफ करिए, जो आपने एक बहुपद बताया भैया, जो आपने ये बहुपद बताया, इस बहुपद में जब हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा और एक इक्वेशन और एक बहुपद लेते हैं भाई। क्या लेते हैं बहुपद? मैंने यहाँ पर px लिखा, इक्वल टू कर दिया, और क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा x-1। मैंने दूसरा बहुपद लिया और जहाँ पर मैंने क्या लिखा, px लिखा, माफ करिए, मैंने बहुपद लिखा x-1। मैंने क्या लिखा, बहुपद लिखा x-1। अब आप मुझे बोलते हैं ना कि भैया इस बहुपद में आपने 1 लिया तो यहाँ भी आप 1 लीजिए ना। मैंने कहा एकदम ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 1 लिया और ये माइनस था, ये 1, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका शून्य आ गया। तो ये जो शून्यक का खेल है ना भाई, वो यहाँ बनता है। कैसे बनता है देखिए, अब समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना समझिए। यानी कि किसी भी बहुपद में उस चर पद का वह वैल्यू, किसी भी बहुपद में उस चर पद का वह वैल्यू जिसको रखने पर वो बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए भाई। जहाँ पर क्या, px का मान 0 आ जाए भाई, उसको क्या बोलेंगे, वो जो नंबर आया ना, वो नंबर उसके लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। वो जिसको हमने x का मान रखा ना, वो x का मान उस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। किस शर्त पर, अगर हम x का मान उस बहुपद पे रखते हैं और वो बहुपद हमें क्या देता है, 0 दे देता है भाई। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमें जब px बराबर x-1 हम एक बहुपद जब लेते हैं तो हम x का वैल्यू जब 1 रखेंगे ना भाई, तो हमें ये बहुपद px बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। px बराबर 0 मिलेगा। समझिए, और एक बार समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
जैसे हमने एक बहुपद लिया पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन हमने एक बहुपद लिया और हमने बोला कि भैया एक बार ना पी बराबर एक वन का वैल्यू रखे, मतलब वह एक्स के बदले वन का वैल्यू रख के देखिए। तो आपने क्या कहा कि ठीक है हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जब वैल्यू रखा, एक्स का वैल्यू मैंने क्या रखा, वन रखा, तो हमें क्या मिल गया, जीरो। हमें पी एक्स क्या मिल गया, जीरो मिल गया। हमें पी एक्स क्या मिल गया, जीरो मिल गया। यानी कि हमें ये बात पता चल गया कि भाई एक्स का वह वैल्यू, एक्स का हमने क्या रखा, एक्स का वैल्यू क्या रखा, वन रखा, कि एक्स का वन जो है, ये वन जो है ना इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्योंकि अगर हम एक्स का वैल्यू रखते हैं किस पर, इस बहुपद पर, तो ये बहुपद हमें क्या देगा, जीरो। यानी कि अब शून्यक क्या हो गया भाई, यानी कि शून्यक वो चीज होता है जब हम किसी भी बहुपद पर चर वैल्यू पर, किसी भी बहुपद के चर वैल्यू पर हम जब उसके वैल्यू को रखते हैं, हम जब किसी चर के स्थान पर, किसी चर के जगह पर एक वैल्यू को रखते हैं और वो वैल्यू रखने पर हमें वो पूरा बहुपद जीरो करके दे दे भाई, तो वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। दोबारा समझिए भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि किसी भी बहुपद में चर जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है। तो चर पद जो होता है ना, चर जो होता है ना भाई, चर पर कोई वैल्यू रखते हैं और चर का वह वैल्यू जो पूरा बहुपद को जीरो कर दे, पूरा बहुपद को जीरो कर दे, वो क्या कहला जाएगा, शून्यक कहला जाएगा। अगर मैं बात करूं इस बहुपद की पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर ये वन जो है ना भाई, ये वन जो है, क्योंकि एक्स के बदले हमने कौन सा वैल्यू रखा, वन रखा, तो ये वन इस बहुपद के लिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बहुपद के लिए ये वन क्या हो जाएगा, एक शून्यक के रूप में काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई अगर मुझे अगर कल को ऐसा कुछ हुआ कि मुझे एक बहुपद दे दिया गया, कि बोला गया कि x माइनस टू का एक बहुपद ले लीजिए और मुझे बताइए कि इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो हमने भी क्या सीखा कि अरे भाई हमको x का वैसा वैल्यू लेना है, हमको x का वैसा वैल्यू लेना है जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो शून्यक मतलब वही हो जाएगा जिससे हमारा पूरा बहुपद शून्य हो जाए। आप हमको एकदम क्लियर कट बोलिएगा कि भैया हमको तो नहीं पता इस x के जगह पर क्या रखें कि हमारा मतलब शून्यक हो जाए, लेकिन हमको इतना पता है कि x का जो भी वैल्यू होगा, x के बदले हम जो भी रखेंगे वो हमको क्या कर देगा, अगर उसको शून्यक बनाना है तो पूरा बहुपद को जीरो करना ही पड़ेगा। क्योंकि x का वह वैल्यू जो किसी बहुपद को जीरो कर दे, किसी भी बहुपद में चर का मतलब एक्स वाई जेड का वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को जीरो कर दे, क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर x माइनस टू इक्वल टू जीरो हमने लिखा, क्योंकि पूरा बहुपद शून्यक हो जाएगा, पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा भाई। तो वहाँ पर बात करते हैं x बराबर क्या लिखते हैं, माइनस टू, यानी कि x के बदले माफ करिएगा प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस टू, ठीक है। तो x के बदले हम टू रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, हमारा बहुपद क्या है, x माइनस टू बराबर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर px दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमने अभी सॉल्यूशन से पता लगाया कि x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 जो है ना इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम पता लगा लेंगे कि x का जगह 2 रखेंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर ये बहुपद जीरो हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही सर, हमें तो वही पता करना है ना कि x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारा x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिससे हमारा पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। x का वही वैल्यू क्या कहलाएगा उस बहुपद के लिए, x का ये जो वैल्यू 2 निकला, तो ये 2 इस बहुपद x माइनस टू का क्या है, शून्यक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शून्यक वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है भाई। तो ये शून्यक वाला कॉन्सेप्ट मेरा यहीं पे खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ समझने को है नहीं, अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेरे शून्यक निकालने का और एक देख लीजिए, पी एक्स मैंने यहाँ पर रखा, मैंने यहाँ पर क्या रखा, एक्स रख दिया, माइनस एक्स रखा, सॉरी 2x रखा, x रखा, माइनस 2x रखा, ठीक है, और प्लस 1 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया, मैंने प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बहुपद के लिए हमें शून्यक का पता कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी बहुपद को थोड़ा सा माइनस प्लस करते हैं, क्योंकि देखिए जब x से माइनस 2x घटेगा तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास माइनस x बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ये तो बहुपद है, कट गया।
एक्स बचेगा। तो अब हमको पता करना है कि अब हमको एक चीज़ बताइए कि हमको एक्स का वैल्यू वो रखना है भाई जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि अगर हम शून्यक की बात करेंगे मतलब हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाना चाहिए, जीरो। एक्स का हम वो मान खोजने जा रहे हैं जिससे जिसके चलते हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर हमने माइनस एक्स रखा, हमने वन रखा। अगर मैं प्लस वन को इधर लाता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ का माइनस कट जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि इस बहुपद के लिए ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बहुपद लिखा, इस बहुपद के लिए ये जो x इक्वल टू वन का मान जो आया है ना, ये एक, ये वन इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्योंकि अगर हम इस बहुपद में वन का वैल्यू रखते हैं तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आप बोले नहीं हमको नहीं भरोसा, हम बोले एकदम चलिए दिखाते हैं भाई कैसे करके। x बराबर वन मान लिया मैंने, यहाँ पर कर दिया 2 इंटू वन प्लस वन कर दिया, देखिए आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। ये वन, ये 2, ये प्लस वन, सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे एग्जांपल्स को ध्यान दिया, या फिर जो मैंने अभी तक आपको बताया आपने ध्यान दिया, तो अभी तक मैंने जितने भी बहुपद लिखे हैं वो बहुपद क्या है मेरे पास, वो सारे के सारे रैखिक बहुपद थे। एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन जितने भी मैंने लिखे वो सारे क्या थे, वो रैखिक बहुपद थे। देखिए इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है, ये भी वन, ये भी वन। और किसी भी बहुपद का अगर मैक्सिमम घात क्या हो, वो किसी भी बहुपद में अगर चर पद यानी कि एक्स वाई जेड का जो मैक्सिमम घात होता है, अधिकतम घात होता है, वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो इस बहुपद का घात भी कितना है, वन है। इस बहुपद का घात भी कितना है, और अभी अगर मैंने जितने भी पीछे बहुपद लिखे वो सारे बहुपद का घात वन है, और वो सारे क्या है, रैखिक बहुपद है। इसका मतलब एक चीज समझ आया भैया, कि रैखिक बहुपद का घात हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वल टू जीरो। मतलब रैखिक बहुपद का जो घात है ना, वो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, बस इक्वल टू जीरो करके। लेकिन जब हमारे पास रैखिक बहुपद को छोड़कर जब हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू पी एक्स, जब हम द्विघात बहुपद लेंगे तो तब भी क्या हम इक्वल टू जीरो करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। अरे भाई निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके निकालने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। और रैखिक समीकरण जो भी हमारे पास रैखिक बहुपद अभी तक हमने सॉल्व किए, आपने ध्यान दिया होगा कि उनके सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन बन रहे थे, एक सॉल्यूशन बन रहे थे। यानी कि एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वन आ रहा था। लेकिन जब हम आगे चल के द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तब हमारे पास एक्स का वैल्यू एक नहीं बल्कि दो आएगा। यानी कि एक्स का मान ऐसे दो वैल्यू संभव होंगे, यानी कि एक्स के ऐसे दो मान संभव होंगे जो पूरा पूरा बहुपद को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। वहीं अगर त्रिघात बहुपद में मैं एक आपको लेकर चल जाऊंगा तो त्रिघात बहुपद में ऐसे तीन वैल्यू संभव होंगे एक्स के ऐसे तीन मान निकलेंगे भाई, जिससे वो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा कि रैखिक बहुपद से रिलेटेड हमने जो भी शून्यक से रिलेटेड प्रॉब्लम था रैखिक बहुपद को लेकर, वो हमने आज पढ़ा। और हमने क्या पता किया कि रैखिक बहुपद का हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, उसका शून्यक निकाल सकते हैं। क्योंकि रैखिक बहुपद के केवल और केवल कितने शून्यक संभव है, एक शून्यक संभव है। यानी कि रैखिक बहुपद अगर कहीं पर दिया रहेगा तो उसका एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा, जिससे वो बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा अभी, जो ये मैंने सॉल्व करा आपको, ये जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया भाई, तो ये जो वन आया ना, एक्स का वैल्यू जो वन आया ना, तो दुनिया में केवल और केवल एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक यही जो एक्स इक्वल टू वन जो है ना, यही है। एक्स के बदले सिर्फ वन रखिएगा तभी जाके ये बहुपद जीरो होगा। बाकी दुनिया का कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, 2 3 4 5 1/2 1/6, आपका कोई और ये बहुपद को जीरो नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, वन कर सकता है। उसी तरह द्विघात बहुपद में क्या कर सकता है, ऐसे एक्स के दो वैल्यू आएंगे, मान के चलते हैं 1 2 3 जो भी हो, ऐसे दो वैल्यू आएंगे जो पूरे बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, यानी कि जीरो कर देंगे, शून्यक बना देंगे। शून्यक का मतलब होता है एक्स का वह मान जिससे पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चलिए भाई, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सेसफल प्रमेय भाई। सेसफल प्रमेय जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी जान। इससे पहले एक बार जो आपने अभी पढ़ा इसका यूज कर लें भाई। ये जो अभी इतना जो आपने राम कथा आपने पढ़ा, इतना जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका यूज कर लें अभी। जरूर करेंगे भाई। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका पूछा गया है 2021 में, पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक 2021। ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड पॉलिटेक्निक 2021, जहाँ पर एफ एक्स यानी कि एफ एक्स या पी एक्स मान लीजिए, एक बहुपद दिया गया है। क्या बहुपद दिया गया है भाई, थोड़ा देख लेते हैं क्या बहुपद दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया गया है। और आपको बोला गया है कि f का वैल्यू एक बार 2 और माइनस करिएगा, f का वैल्यू किससे, 1 से, इक्वल टू करने कहा गया है भाई। क्या करने कहा गया है, इक्वल टू करने कहा गया है। और इसके जो वैल्यू निकलते हैं भाई, a इक्वल टू, इसका जो ऑप्शन था वो था, इसके जो ऑप्शन थे वो थे ये -2 था, b1 था,
और सी में -3 था और डी में 4 था। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ये जो है ना आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ये पॉलिटेक्निक 2021 में, झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अगर देखते हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यार हम जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना भाई, उसका यूज हम एग्जाम में कर रहे हैं और हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये चीज़ है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन ही ना करे भाई, बल्कि हमें क्या करे, एग्जाम रिलेटेड जो हमारा सवाल है, एग्जाम रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, वो भी हमारे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। अब पहले बोला कि एफ का वैल्यू एक बार 2 लीजिए, एफ का वैल्यू एक बार 1 लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए। तो एक बार पहला बहुपद लेते हैं, एफ का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -5 कर देंगे, एक्स की जगह 2 रख देंगे, प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे, इक्वल टू अगर बात करें तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने जानते हैं तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई। तो पहला हमको ये किसका वैल्यू मिल गया, ये F2 का हमको वैल्यू मिल गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे भाई F1 का। अब हम वैल्यू निकालेंगे F1 का, F1 का वैल्यू निकालेंगे। तो F1 का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के बदले 1 रख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर -5 कर देंगे, या 1 कर देंगे, ये क्या कर देंगे 7 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 3। तो आप अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 करने बोला गया है। तो F2 का वैल्यू आपने क्या निकाला 1 निकाला, जबकि F1 का वैल्यू आपने क्या निकाला 3 निकाला। अगर इसको सोल्यूशन करिएगा तो ये वैल्यू आपको कितना मिलता है -2 निकल के आता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या, अब की बार पॉलिटेक्निक पार, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया जो कि आपका पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया था। तो आपके कंसेप्ट वहाँ भी काम दे रहे हैं और आपके सवाल अब उड़ेंगे भाई। अगर आप बढ़िया से कंसेप्ट के साथ आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और आप एक मतलब बढ़िया तरीके से को रिवाइज करते हुए चलिएगा, तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपका पॉलिटेक्निक में फंस जाए। आप 100% आप करके आओगे पॉलिटेक्निक में। और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है भाई, बहुपद में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में, पूछे जाते नहीं, पूछे जा रहे हैं पॉलिटेक्निक में, क्योंकि 2018, 19, 21, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने का, टाइप 2 में इसको कर देता हूँ। हमने जब पहले पढ़ा वो टाइप 1 था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप 2। टाइप 2 हम क्या पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, शेषफल प्रमेय। ये जो हमारा है ना, ये हमारा अब जो हमारा टॉपिक है ये हमारा शेषफल प्रमेय है। तो थोड़ा इसको समझते हैं भाई आखिर क्या होता है शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली जो भाग होता है वो देखते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पर इसको डिवाइड करता है तो 2 चौकी 8, बचा कितना 1, ठीक है। तो ये आपका, ये तो सिंपल विभाजन हो गया, ये तो सबको आता है भाई। तो इसमें देखिए ये जो आपका, इसको जो बोलते हैं ना भाई, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि जो भाग देगा। ये है भाज्य, ये है भाज्य, और ये आपका जो हो जाएगा ना, ये इसको बोलते हैं भागफल, ये इसको बोलते हैं भागफल। और ये जो आपका बचा ना भाई, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेष, यानी कि शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2, 9, 4, 8 और आपका शेषफल कितना है 1। तो 2 जो है ना भाई इसको बोलते हैं भाजक, ये जो 2 है आपका इसको बोलते हैं भाजक, ये जो आपका 9 है इसको बोलते हैं भाज्य, ये जो आपका 4 है इसको बोलते हैं भागफल। तो 2, 9, 4 का हम लोग समझ गए क्या है, 2 बोलते हैं भाजक, जो बीच में हिस्सा रहता है, जो बीच वाला जो भाग रहता है, जो भाग जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। और भाग देने के बाद जो आपके पास जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जितना में वो भाग जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो इसी से कंसेप्ट देखिए भाई, अगर हमको 9 लिखना है, अगर हमको 9 इक्वल टू लिखना है, तो 9 बराबर क्या लिखना होगा हमको, 2 गुने 4 प्लस 1, यानी कि 4। अब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 1 = 9। ये कितना आ जाएगा 8 + 1 = 9, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं एक दूसरा आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 4, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको 6, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो 4 बन जाए, 2 बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। तो 4, अगर मुझे 6 लाना है, अगर मुझे 6 लाना है, 6 को लाना है, 6 को अगर मुझे लाना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले 4 को मल्टीपल करना होगा किससे, 1 से, फिर क्या होगा प्लस क्या कर देना होगा 2। अब हम करके देख लीजिएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 हमारा क्या है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। 9 हमारा क्या है, भाज्य है। 9 हमारा क्या है, भाज्य है। भाज्य बराबर ये हमारा 2 क्या है, 2 क्या है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाजक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल है। 4 हमारा क्या है, 4 हमारा भागफल है। उसके बाद 1 हमारा क्या है, शेषफल है, शेषफल है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना ये मल्टीपल का साइन है, यानी कि गुना का साइन है, और यहाँ पर जो है ना प्लस का साइन है, ठीक है।
तो ये हमारा भाज्य हो गया, बराबर हम लोग लिखा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और ये जो हमारा जो निकला ना भाई, इसको फॉर्मूला बोल लीजिए चाहे जो बोल लीजिए, एक फॉर्मूला के टाइप में निकला, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है ना भाई, इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ये क्या है? शेषफल प्रमेय। और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा जब आप आगे क्लास 10th या फिर 10th क्लास जब आप आपने पढ़ा होगा तो आपको एक विभाज्य एल्गोरिदम मिला होगा। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? विभाज्य एल्गोरिदम बोला जाता है। जो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और एक चीज हमको याद रखिएगा कि ये जो है ना, बहुत बच्चों को याद नहीं रह पाता है। वो लोग क्योंकि इसको रटने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेमोराइज करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है भाई। इसको एक बार अगर आप दिमाग में सेट कर लिए ना, ये आपका कभी माइंड से नहीं जाएगा। देखिए मैं आपको सेट कराता हूँ अभी, ठीक है? आपको सेट कराता हूँ कैसे। देखिए हर किसी को एक बंदा, आपको जब भी ये याद करना होगा ना भाई, जब भी आपको ये याद करना होगा ना, आप एक सिंपल फंडा लगा लीजिएगा। आप सीधा कर लिखेगा 2 लिखेगा, कोई भी यहाँ पर लिखेगा 4 लिखेगा या फिर 6 लिखेगा, फिर 9। मैंने 9 लिखा, ठीक है? तो मैंने 9 लिखा तो मैं डिवाइड कर दूंगा 4, यानी कि 2 4 जा 8। तो अब मुझे सीधा यहाँ पे देखना है कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मेरा 9 आ रहा है। मुझे इतना यहाँ पर 9 लाना है, मुझे 9 लाना है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं 2 × 4 करूँगा, 2 × 4 + 8। ये सबको लगभग याद रहता है भाई, ये सबको याद रहता है। लेकिन ये जो है ना, ये इसी से फार्मूला बना है। ये फार्मूला कहीं अलग से नहीं आया, कोई अलग दुनिया से नहीं आया है, इसी से आया है। और ये बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इसको मतलब माइंड में सेट करने के लिए। तो यहाँ पर एकदम आपको पता है कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, शेषफल। ये तो सबको पता है कि कौन सा भाज्य होता है, कौन सा भागफल होता है, कौन सा शेषफल। तो उसी को लिखना है। और 9 आपका क्या आ गया भाई? 9 आपका क्या बोलते हैं? 9 आपको भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर आपका 2 क्या है? 2 आपका तो भाजक है, यानी कि भाग देने वाला। 4 आपका क्या है? 4 आपका क्या है? भागफल है। 4 आपका क्या है? भागफल है। और मैं प्लस की बात करूं तो प्लस ये 1 क्या है? 1 आपका शेषफल है। तो 1 आपका क्या है? 1 आपका शेषफल है। तो ये तो आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो ये इसी से ये कॉन्सेप्ट क्या है? बना है। और इसको याद रखना भी एकदम आसान है। अगर आप कोई भी एक छोटा सा भागा कर लिए जहाँ आपको पता है कि कौन सा भाज्य, कौन सा भाजक है, कौन सा शेषफल है, उसके बाद आप ये फॉर्मेट आराम से बना सकते हैं भाई। तो यहाँ मेमोराइज बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं भाई। ये तो आपका बेसिक था। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा है, जो इससे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में, वो देखते हैं, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर हमारे साथ पूछा गया है, हम उन्हीं को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक मैं आपको, जैसे ये तो संख्याओं का भाग हो गया भाई। जैसे हम यहाँ पर मैंने 4 माना, मैंने 9 माना, मैंने 2 कर दिया, ये तो संख्याओं का हो गया, ये तो नंबर्स का हो गया। लेकिन अब हम डिवीजन करेंगे किसका? बहुपद का विभाजन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बहुपद लिखता हूँ x+1, क्या लिखता हूँ? x+1। आप इसका विभाजन करिए किसके साथ? 3x² + x - 1, 3x² + x - 1। और इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ 90% बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनको ये प्लस माइनस में इतना दिक्कत हो जाता है ना, प्लस माइनस में इतना दिक्कत हो जाता है कि वो क्वेश्चन लास्ट में जब वो 10th का एग्जाम देते हैं ना, वो गलत करके आते हैं। वो 10th का एग्जाम में गलत करके आते हैं क्योंकि उनको माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक्स लाने के लिए क्या करें। ये x - 1 है, इसके बाद +1 है या -1 है, फिर कॉमन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत इसको मतलब एक खिचड़ी टाइप का बना देते हैं भाई, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम भाग देते हैं और एक अच्छा यूनिक तरीका से देखेंगे भाई। यूनिक का मतलब होता है कि कुछ अलग तरीका नहीं होगा, बट समझाने का जो है ना, मतलब जो देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा आप लोगों के लिए बदल जाएगा। देखिए कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x² + x - 1। अब मुझे देखिए एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ देखना है, ना मुझे इस +1 के बारे में कुछ जानना है, ना मुझे x - 1 के बारे में कुछ जानना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जानना है कि अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास सिर्फ x दिया हुआ है और मेरे पास क्या दिया हुआ है? 3x² दिया है। तो मेरे पास x दिया है और मुझे बनाना है क्या? 3x²। अगर मुझे ये पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव बनाना है, अगर ये नेगेटिव होता तो मुझे नेगेटिव बनाना होता। बस मुझे सिंपल यही करना है, कुछ नहीं करना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे पास x दिया हुआ है, अब मैं क्या करूं कि मेरे पास 3x² आ जाए? तो भाई जब आपके पास ऑलरेडी x दिया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी x दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करिए? 3x के साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3x²। तो मुझे बस 3x² लेना है, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस 3x² से मतलब है। मेरे पास x दिया हुआ है, मैं ऐसा क्या मल्टीपल करूँ, क्या गुना करूँ इसके साथ कि मेरा 3x
3x² आ जाए। अगर मुझे यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाना है, अगर मुझे नेगेटिव होता तो मुझे यहाँ जो भी करना पड़ता मुझे नहीं पता, लेकिन नेगेटिव लाना पड़ता। सीधा सा बात है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत झमेला वाला बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे 3x² लाना है, मेरे पास x दिया हुआ है, सिर्फ पहला वाला देखते हैं, मुझे इससे मतलब ही नहीं है ना 1 से, मुझे x से मतलब है, 3x² से मतलब है। मैं x के साथ यहाँ पे क्या रखूँ, क्या गुना करूँ कि मेरा 3x² आ जाए। तो मुझे पता चला कि 3x अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3x रखता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है भाई। अब मैं इसको मल्टीपल करता हूँ, अब देखिए क्या आ जाता है, ये 3x मैंने रखा और ये x+1। अब भाई मल्टीपल तो यहाँ सबको ही आता होगा, शायद आपने अगर 10th पास कर रखा है तो आता ही होगा। इधर मैंने करा है 3x², एक बार इसको इससे मल्टीपल करते हैं, एक बार इससे इसको मल्टीपल करते हैं, तो 3x² हो जाएगा और क्या बचेगा 3x। तो जब भी मैं इसको 3x से x+1 को मल्टीपल करता हूँ, यानी गुना करता हूँ, तो मेरे पास जो आता है वो आ जाता है 3x² आ जाता है, प्लस का क्या आ जाता है, प्लस 3x आ जाता है, प्लस 3x आ जाता है, प्लस 3x आ जाता है, ठीक है, प्लस 3x आ जाता है। तो अब हमेशा हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, हमेशा माइनस करना है, कभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी आपका कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये प्लस है, अगर हम इसको माइनस करेंगे और यहाँ भी हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका जो साइन टोटल का टोटल बन जाएगा, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो इन दोनों को हटा देंगे भाई और यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। अब यहाँ मुझे बताइए कि प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इन दोनों को भी हटा देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा भाई। तो अब हमारे पास कुल मिला के ये बचा, ठीक है। तो ये प्लस का 3x² और माइनस का 3x² क्या बचेगा, कट छाट के 0 आपके पास आ जाएगा। और ये माइनस का 3x और प्लस का x, तो आपके पास बचेगा तो ये तो प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस होगा पक्का पता चलेगा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा। अब 3x से 1x चल गया तो बचेगा 2x। अब सबसे बड़ा बात है साइन क्या लगाया भाई, ये प्लस का लगाया कि माइनस का लगाया। तो मेरे भाई हमेशा एक बात याद रखना, जो संख्या या फिर जो भी पद या फिर जो बहुपद बोल लीजिए, संख्या बोल लीजिए, जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है ना जो बड़ा होता है ना उसी का साइन क्या हो जाता है, लग जाता है। तो यहाँ पर x बड़ा है या 3x बड़ा है, 3x बड़ा है तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला का साइन लेंगे। तो 3x का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ले लिए। और जो भी बचा है उसको लिख देते हैं, क्या बचा है, -1। इसको डिट्टो कॉपी कर देंगे, यहाँ पर जो ऐसा है वैसा का कॉपी, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं भाई। अब हमको लाना है 2x, फिर हम बोले हमको +1 से कोई मतलब नहीं है, +1 से मेरा कोई घर लेना नहीं चलेगा, मेरा लेना देना नहीं है, मेरा चलने वाला है x है। मेरे पास x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब मुझे क्या लाना है भाई, मुझे माइनस का 2x लाना है। अब मुझे लाना है माइनस का 2x, मैं क्या करूंगा, मैं क्या गुना करूंगा यहाँ पे कि मेरा माइनस का 2x आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ भाई x तो है, यानी कि x तो मेरे पास है, तो x का जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए, और -2 मतलब एग्जैक्टली -2 चाहिए, क्योंकि माइनस भी अब हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास x में तो माइनस नहीं है। अगर मेरे पास माइनस x होता तो हम सिर्फ 2 से मल्टीपल करते, लेकिन मेरे पास -x नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, एकदम एग्जैक्टली -2 से मल्टीपल करना होगा, तब जाके क्या आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी x था, मैंने -2 से मल्टीपल कर दिया, मेरा क्या बन गया, -2x। और हमको क्या चाहिए, -2x। बाद बाकी पीछे क्या हो रहा है हमको किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। अब हम उसको कर देंगे किससे, -2x से। अब जब हम -2x को इससे मल्टीपल करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, -2x कर देंगे, ये x+1 कर देंगे। तो -2x को इससे मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा माइनस का, और जब एक बार इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 2x बचेगा भाई, ठीक है। नहीं सॉरी, -2x नहीं, सॉरी -2 से मल्टीपल किया ना हमने, गलत लिखा गया। ये हमने किससे मल्टीपल किया, -2 से मल्टीपल किया, क्योंकि हमको लाना था -2x ना, तो हम मल्टीपल किससे किया, हमने 2 से किया। तो हमने 2 से मल्टीपल किया, किससे, -2 से। तो -2 से मल्टीपल करेंगे जब x+1 को भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2x आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, -2। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, -2x लिख देंगे और -2 लिख देंगे। और हम सीधा आप लोगों को बता रहे हैं, हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। तो हमें यहाँ भी माइनस करना है और यहाँ भी माइनस करना है। तो अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। अब ये देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये तो ये -2x और +2x, यहाँ पर मामला गड़बड़ी खत्म, ये तो मामला गौतम गंभीर हो गया भाई, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो आपका बात आ गया, ये जो 2 और -1 वाला जो कॉन्सेप्ट आया, इसमें क्या बचेगा भाई, ये +2 से नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस, ये होगा तो माइनस, और 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन की नेगेटिव साइन, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा भाई जो हमने कहाँ पर लगाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला में, जो बड़ा है उसी के सामने वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेप देंगे, चेप दिए भाई, +1। तो हम इतना कुछ किए, x+1 से जब हम 3x² + x-1 से भाग करते हैं तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य रहेगा, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये जो हमारा निकला ये हमारा भागफल है, ये हमारा भागफल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा क्या है,
शेषफल है। ठीक है, ये मैंने आपको भाग करने का एक बहुत ही सरल तरीका बताया। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें भाई कि माइनस कहाँ लगाए, प्लस कहाँ लगाए, पॉजिटिव कहाँ लगाए, नेगेटिव कहाँ लगाए, यहाँ माइनस माइनस प्लस कैसे करें, प्लस माइनस माइनस कैसे करें। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत इधर कंफ्यूजन लगा होगा तो आप ये वीडियो जब दोबारा देखेगा ना तो एकदम आपको एक्जैक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएगा भाई। और इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एकदम सिर्फ पहले वाला को नजर रखना है, इसको नजर रखना है। मेरे पास एक्स दिया हुआ है, मैं ऐसा यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ कि मेरे को ये आ जाए, यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने इतना कुछ किया, हमारे पास क्या बच गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। भाग देने पर ये आपका भाज्य हो गया, ये माफ करिएगा, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो हमने भाग करने का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे तरीके से समझा। ये किसका भाग है, बहुपद का भाग है, जबकि हमने नंबरों का भाग तो पहले ही जानते हैं। ठीक है, तो बहुपद का भाग भी आज आप लोग ने क्या कर लिया, जान लिया। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन जो था वो था x + 1 3x² + x + 1। अगर आप हमको बताइए, एक चीज हमको बताइए, अगर हमको इस बहुपद या फिर इस बहुपद में से अगर हमको x का मान पता चल जाए तो हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं, शेषफल प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इस बहुपद से हम x का मान, इस x का मान निकाल सकते हैं? क्या हम इस बहुपद से x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। x का मान मतलब वह मान जिससे x का मान मतलब वह मान जिसका अगर हम x के बदले उसका मान अगर रखते हैं ना तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो क्या निकाल सकते हैं, क्या हम सोचेंगे कि x का मान अगर 1 रखे तो ये 3 1 1 आ जाएगा, 0 नहीं है, 2 रखेंगे, ऐसा करके सोचेंगे? तब तक तो भाई पूरा पेपर निकल जाएगा। ऐसा करके सोचना नहीं है, हमें तुरंत देखना है। अगर कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है, हमने अभी जस्ट पढ़ा शून्यक वाला कॉन्सेप्ट कि अगर कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है मेरे पास तो उसका शून्यक निकालना एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही x + 1 रख दिए तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि हमें x + 1 का वो वैल्यू निकालना है जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और इसमें हम लोग बराबर 0 करके क्यों नहीं निकाल सकते x का मान, क्योंकि ये x रैखिक बहुपद नहीं बल्कि क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के 2 हल संभव होते हैं, यानी कि 2x के वैल्यू कितना निकलेंगे, 2 निकलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी से निकाल सकते हैं। अब हमने ये नहीं पढ़ा था, हमको इसकी जानकारी नहीं है, जबकि इसका जो कॉन्सेप्ट जो है ना हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जानते हैं कि हम लोग x का वैल्यू क्या है, x + 1 दिया हुआ है, और x + 1 जैसे ही दिया हुआ है एक रैखिक बहुपद है और इसका हमें शून्य निकालना एकदम आता है भाई। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू एकदम निकाल लेंगे। तो x बराबर यहाँ पर x + 1 बराबर 0, 0 क्यों, क्योंकि x का हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं जहाँ पर x का मान अगर रखें, अगर x के बदले रखें ना तो वो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखा, x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना यहाँ पर निकल गया, -1 निकल गया भाई। x का वैल्यू कितना हो गया, -1, यानी कि x का वैल्यू अगर -1 यहाँ पर रखते हैं भाई तो ये बहुपद जो 0 हो जाएगा। लेकिन ये बहुपद पर अगर रखते हैं तो ये बहुपद का क्या आ जाएगा, शेषफल निकल के आ जाएगा भाई। क्या निकल के आ जाएगा, शेषफल निकल के आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं भाई। ये मैंने 3 ले लिया, ये मैंने x² के बदले कितना लिया, -1 है तो -1 का स्क्वायर मैंने कर दिया, और ये आपका हो जाएगा x के बदले मैंने -1 लिख दिया और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और x² का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 -1 का -1 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हटाते हुए चलेंगे आप, और ये आपका -1 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ये माइनस हो गया, -1 हो गया, तो -1 कितना हो जाता है, 3 -2 निकल के आ जाएगा, और आपका 1। शेषफल जब हमने इतना लंबा इसको भाग किया था x + 1 से, हमारा शेषफल कितना आया था, 1 आया था। अभी हमारा शेषफल कितना आ गया, हमारा शेषफल अभी कितना आ गया, अभी भी हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया भाई। तो हमने भी क्या देखा कि हमने शेषफल प्रमेय को देखा, और हमने देखा कि कैसे हम लोग शून्यक का सहायता लेकर, शून्यक के हेल्प से एक बड़े जो हमारा बहुपद है उसका भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं एक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। कब का पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं 2021 का। और ये भी झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया है भाई। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से कहीं से बना के नहीं ला रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत सोचिए कि मैंने कहीं से बनाया है। अब भी अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं, अब भी अगर पुराने क्वेश्चन को देखते हैं 2019 के, तो आपको ये क्वेश्चन क्या होंगे, देखने को मिलेंगे भाई। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए 2021 का मैंने एक क्वेश्चन लाया हूँ जो 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप लोग कैसे इसको बोला गया है कि एक बहुपद आपको दिया गया है। कौन सा बहुपद दिया गया है, 2 - x² दिया गया है। एक बहुपद दिया गया है 2 - x² दिया गया है, और हम लोग बात और किससे इसको विभाजित करने के लिए क्या गया है, x4। कहा गया है किससे, ये 2 - x² x⁴ -5x + 6 इसको विभाजित करने के लिए कहा गया है, और पूछा गया है कि भागफल क्या है। पूछा गया है कि भागफल क्या है। इसमें ऑप्शन क्या है, ये x² - 2 है, दूसरा ऑप्शन है -x² - 2 है, तीसरा ऑप्शन है
एक्स स्क्वायर प्लस 4, चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिए गए थे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिए गए थे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिए गए थे, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया था। इसका हमको क्या निकालने के लिए कहा गया था, एक ध्यान दीजिएगा, क्या निकालने के लिए इसको कहा गया था, भागफल निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, इसका हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, भागफल निकालने के लिए कहा गया है। ये बहुपद एक दिया गया है 2 माइनस यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमको इससे भाग देने के लिए कहा गया है, और हमें कहा गया कि इसका हमको भागफल बताइए। और ये आपका कब पूछा गया है, ये आपका पूछ लिया गया है 2021 में पूछा गया है, 2021 झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया। कब पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया। तो चलिए भाग देते हैं। अब अभी लोग आप में से कुछ लोगों का दिमाग चलेगा कि भाई चलिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं और हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। भाई भागफल नहीं मिलने वाला है, क्या मिलेगा, शेषफल। तो हमें क्या होगा, अपना जो वो फैंटास्टिक विधि है कौन सा, भाग वाला, उसी को यूज करना होगा। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा ना भाई, तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको जो है ना समेटना बहुत जरूरी है। ये आपका एक्स स्क्वायर दिया है, 2 दिया हुआ, इसको पहले समटिए। किसके हिसाब से समटिएगा, चर पद के हिसाब से, जो जिसका भी पावर ज्यादा है उसको हिसाब से समटिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर एक्स भी दिया रहता ना, तो आप सबसे पहले समटते तो पहला इसको रखते, 1 नंबर पे इसको रखते, 2 नंबर पे इसको रखते, और 3 नंबर पे इसको रखते। ठीक है, तो समटने का तरीका भी थोड़ा देख लीजिए, सीख लीजिएगा, नहीं तो ये जरूरी है समटने का तरीका, नहीं तो आपका फिर कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाता है। तो फिलहाल तो हमारा क्या दिया गया है, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ये एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने सीधा लिखा, 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस 2 लिख देंगे। इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स टू द पावर 4 हमारा दिया गया है, माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। इसको अरेंज करने का जरूरत तो नहीं है, इसको अरेंज करने का जरूरत तो नहीं है जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको अरेंज करने का, क्योंकि तो ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको नहीं मतलब है किसी और से, हमको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होता है और इससे मतलब होता है। अब देखिए क्या मेरे पास दिया हुआ है, एक बार इसको समझिएगा। ठीक है, अब मेरे पास दिया हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर दिया गया है, और मुझे भाई लाना क्या है, मुझे एक्स टू दी पावर 4 लाना है। मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर दिया गया है, मुझे एक्स टू दी पावर 4 लाना है। तो मुझे यहाँ क्या मल्टीपल करना होगा मेरे भाई, ताकि मेरे पास एक्स टू दी पावर 4 आ जाए। तो आप बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर मल्टीपल कर दिया सर, 2 और 2 4। आप एक चीज़ और भी, अगर किसी बंदे को यहाँ नहीं पता तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि जब भी पावर की हम बात करेंगे ना, मल्टीपल करेंगे एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर, तो ये पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे 4 और 2 यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो मुझे पता है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ तो क्या आ जाता है, माइनस, ये इसको मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। लेकिन मुझे एक्स टू द पावर 4 लाना तो है, लेकिन ये माइनस का नहीं लाना है भाई, मुझे प्लस का लाना है। तो प्लस का लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ भी एक माइनस लगा देना होगा, ताकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाए, प्लस। क्योंकि मुझे ये लाना है, मेरे पास ये दिया हुआ है, बाद बाकी मुझे क्या है, मुझे नहीं मतलब है, मुझे बाकी से कुछ मतलब ही नहीं है सीधा। तो मेरे को क्या मल्टीपल करना होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर मुझे क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी मैंने माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल किया तो यह, तो सबसे पहले मैं मल्टीपल करूँगा किसको, इससे। अब देखिए इसको मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल करेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस किससे, 2 से। तो मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल आ जाएगा एक्स टू द पावर 4। नेगेटिव आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का पावर में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने एक बार इसको इससे मल्टीपल किया, एक बार मैंने इससे इसको मल्टीपल किया। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा मल्टीपल करने से कितना आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 आ रहा है, माइनस माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना भाई, 2x स्क्वायर आ रहा है। अब मैं इसको, मुझे इतना पता है कि मुझे माइनस करना है सीधा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब देखिए, अब क्या है कि ये प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब देखिए ये तो कट जाएगा, इसका तो कहानी खत्म भाई। अब मेरे पास क्या बचा, 5x बचा, 2x स्क्वायर बचा। क्या मैं इससे इसको माइनस कर दूं, क्या मैं इससे इसको माइनस कर दूं, नहीं कर सकते भाई। माइनस तभी कर सकते हैं जब किसी भी दो बहुपद अगर दिया रहेगा ना जिसका पावर सेम हो। जैसे 2x से अगर हम 4x को माइनस करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे 2x स्क्वायर से
अगर हम एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कर सकते हैं। अगर हम 3x² है और कहीं पर हमको दिया गया है 2x², ये 2x² दिया गया है, तो हम इसको इससे माइनस कर सकते हैं। कब माइनस कर सकते हैं? जब सामने वाला जो आपका अचर पद, चर पद जो दिया हुआ है ना भाई, उसका पावर वगैरह क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे हम 2x² से 5x तो माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 3x² से 2x² माइनस कर सकते हैं, 2x² से x² माइनस करते हैं, 2x से 4x माइनस कर सकते हैं। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 5x से 2x² को माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो घात है ना, घात समान होना चाहिए भाई। यहाँ घात समान नहीं है तो माइनस नहीं कर सकते, तो माइनस नहीं कर सकते तो बिन बुलाए का मेहमान आ गया। शादी में आते रहते हैं बिन बुलाए मेहमान, तो इसको भी स्वागत करेंगे भाई, स्वागत करना जरूरी है। तो ये प्लस है तो प्लस 2x²। मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, प्लस में है तो प्लस में मैंने लिखा भाई। उसके बाद मेरा जो था सेम टू सेम उतार देंगे। क्या था मेरा था 5x था और प्लस क्या था 6 था। ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, हमको तो 2x² लाना है भाई। हमको तो क्या लाना है, 2x² लाना है। अगर हमको यहाँ पे 2x² लाना है, अगर हमको यहाँ पे 2x² लाना है और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो -x² है। मेरे पास -x² है, पता नहीं हमको क्या मल्टीपल करना होगा जिससे हमको क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये 2x² आ जाएगा। तो हमको क्या मल्टीपल करने का जरूरत है, हमको लगा कि x² तो है, x² तो है, यानी कि x का अभी कोई फंडा नहीं है, सिर्फ 2 और मल्टीपल कर देते हैं। अगर सिर्फ 2 मल्टीपल कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 2x² आ जाता है। मेरे पास x² तो है, x² तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीपल कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 2x²। लेकिन भाई एक फंडा, एक दिक्कत है, अगर इसको रखते हैं ना तो 2x², ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो नेगेटिव को हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको भी नेगेटिव बना देंगे। यानी कि अगर -x² मेरा जो दिया हुआ है उसमें अगर हम मल्टीपल करते हैं किसको, -2 को, तो मेरा क्या आ जाता है, 2x² आ जाता है भाई। अब मल्टीपल कर देते हैं किसको, -2 को भाई, -2 को, तो मेरा क्या आ जाता है, इस 2 से मल्टीपल करके चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास ये दिया हुआ है x² + 2 दिया हुआ है इधर, इसी को मैंने लिखा भाई, इसी को यहाँ मैंने छाप दिया। और मुझे किससे मल्टीपल करना है, -2 से मल्टीपल करना है। -2 से तो मेरा कितना आएगा, तो ये -2 को इधर से तो माइनस माइनस तो पहले तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x² आ जाएगा, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 2 2 जब 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो मेरा कितना आ रहा है, 2x² आ रहा है, 2x² आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है भाई। 2x² आ रहा है, मैंने -4 आ रहा है। ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें तो ऑलरेडी हमें तो एनी टाइम माइनस करना है। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर भी मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस था ना, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी कहानी खत्म, ये भी कहानी खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा। अब 6 बचा, 4 बचा, तो भाई x वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -5x रहेगा, और ये देखिए 6 है और ये 4 है, और दोनों प्लस में है तो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, और 6 और 4 कितना, 10। यानी कि क्या हम और आगे भी भाग कर सकते हैं भाई, क्या हम और आगे कुछ कर सकते हैं, क्या हम और आगे कुछ भाग कर सकते हैं, क्या और आगे हम कुछ भाग कर सकते हैं, तो इसके आगे भाग नहीं कर सकते भाई। क्योंकि एक बात और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग कान खोल के इसको माइंड में तो सेट कर लीजिए कि जब भी इसका पावर जो है, जब भी भाजक का पावर, जब भी भाजक का पावर, ये जो भाजक का जो पावर है इससे घट जाए, यानी कि इस ये जो भागफल, सॉरी माफ करिएगा, शेषफल का जो पावर है ना भाई, जब भी भाजक से घट जाए, शेषफल का जो घात है, शेषफल का घात अब कितना है, x 1 है, शेषफल का घात कितना है, 1 है, और शेषफल का घात भाजक के घात से क्या है, कम है, तो इसके आगे आप भाग नहीं जा सकता। जब भी आपका शेषफल का घात, जब भी आपका शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाए, भाजक के घात से कम हो जाए, यहाँ का घात कितना 2, यहाँ का घात कितना 1, अब भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम आगे का सोचते, आगे भाग जाता, 3 रहता तो आगे भाग जाता, 4 रहता तो आगे भाग जाता, अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, अब ये आगे भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक, ये आपका भाज्य, आपको पता ही था, और ये आपका जो निकल जाएगा भागफल, ये आपका निकल जाएगा भागफल। और हमें किसकी तलाश थी भाई, हमें जो बेसब्री से इंतजार और तलाश था किसका था, वो भागफल का था, हमें भागफल निकालना था। अब भागफल हमारा क्या आ गया, -x² - 2, -x² - 2। ये आपने कितने कब का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का अपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, और 1 नंबर अपने खाते में आपने रख लिया। ठीक है, तो इसका हमने क्या रखा, -x² - 2 किया, कितना आ गया भागफल, -x² - 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर, बताओ भाई। चलो ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, शेषफल प्रमेय। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, वो क्या है आपका जो आ जाता है वो गुणनखंड प्रमेय। वो क्या है, वो गुणनखंड प्रमेय। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं,
गुणनखंड प्रमेय से भी क्वेश्चन बनते हैं। तभी तो बहुपद से हम, बहुपद में इतने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, तभी जाके बहुपद से 6-7 क्वेश्चन बनते हैं भाई। बहुपद से 6-7 क्वेश्चन बनने का मतलब ये नहीं है कि उसमें से बस 2-4 कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ लिया और भैया हमारा तो 6-7 नंबर आ जाएगा। अरे नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है तो इसके क्वेश्चन भी क्या है, ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा गुणनखंड प्रमेय पढ़ते हैं भाई। हमारा जो आज का अभी का जो हम लोग जो टॉपिक है वो क्या है, गुणनखंड प्रमेय। क्या है हमारा, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है पहले समझते हैं भाई। सबसे पहले तो यही समझिए कि गुणनखंड होता क्या है। किसी भी जो संख्या है उसका कोई गुणनखंड जो होता है, हम लोग गुणनखंड किसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पर 2 संख्या लिखा, मैंने 6 लिखा, मैंने 8 लिखा। गुणनखंड का मतलब होता है वो सारी संख्याएं, गुणनखंड का मतलब होता है वो सारी संख्याएं जो 6 को विभाजित कर दे, मतलब 6 को नहीं, मतलब 6 का गुणनखंड वो सारी संख्याएं होगी जो 6 को विभाजित कर दे। 8 का गुणनखंड वो सारी संख्याएं होगी जो 8 को विभाजित कर दे। जैसे मैं 6 को विभाजित करने वाला हूँ तो एक 6 को विभाजित कर देगा। जैसे मैंने 1 लिखा, इधर 6 लिखा, तो 1 छक्की छक, 0 आ गया, खत्म। 1 से विभाजित हो जाएगा। 2 से अगर भाग दूँ तो विभाजित हो जाएगा, 2 3 6। 3 से अगर विभाजित करूँ तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूगुनी 6। अगर मैं विभाजित करूँ 3, उसके बाद 3 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा भाई। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 2 और 3 और 6, 1 2 3 और 6, यानी कि 1 2 3 और 6 इसके किसके, यानी कि 6 के क्या है, गुणनखंड है। उसी तरह 8 के मैं लिखता हूँ तो 1 तो होगा ही, 1 तो सबका होता है भाई। ये बड़ा मतलब अच्छा आदमी है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 2 4 जा 8, 2 चौकी 8। 3 की बात करें तो नहीं होगा, 4 की बात करें तो 4 दुगनी 8, 5 की बात करो तो नहीं होगा, 6 की बात करो तो नहीं होगा, 7 की बात करो तो नहीं, 8 की बात करो तो आपका कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 8 1 जा 8। तो हमने 6 का देखा, हमने 8 का देखा। ये क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होती है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वो हो जाता है जो उससे पूरा पूरा भाग जाए, या फिर उसको पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे, या फिर उसके पहाड़ा में आ जाए। ठीक है, तो ये तो संख्याओं का गुणनखंड हो गया भाई, ये तो संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। तो संख्या का गुणनखंड मतलब देखिए क्या, 1 2 3 6, इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या का आप किसी भी गुणनखंड को उठाकर देख लीजिए, अगर आप उस संख्या से भाग देते हैं तो आपका शेषफल क्या देगा, 0 देगा। शेषफल क्या देगा, 0 देगा। जैसे मैंने 3 को उठाया, मैंने विभाजित कर दिया 6 से, तो 3 दुगनी 6, शेषफल कितना, 0। मैंने 4 को उठाया, मैंने विभाजित कर दिया किसको, 8 से, 4 दुगनी 8। तो यहाँ से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट देखो समझ में आता है भाई, कि किसी भी अगर संख्या का हमें गुणनखंड का पता लगाना है ना, हमको गुणनखंड का पता लगाना है ना, तो उस गुणनखंड को उस संख्या से अगर भाग दिया जाए, उसके बाद अगर आपका शेषफल 0 बचता है, अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो वो संख्या क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। जैसे 8 का गुणनखंड 4 है, अगर हम 4 को उठाएं और 8 से भाग दे दें तो मेरा शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन कोई बंदा अगर आप कल को उठ के आपको बोले कि मुझे बताओ भाई क्या 6 भी 8 का गुणनखंड है, तो हम बोलेंगे हमको एक चीज़ करना होगा भाई, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है ना, इसको विभाजित करना होगा किससे, 6 से। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि 6 भी क्या होगा, 8 का गुणनखंड होगा। चलिए करके देखते हैं। तो 6 1 6, आपका शेषफल कितना बचा, 2 बच गया, 0 नहीं आया, यानी कि 6 क्या है, 8 का एक गुणनखंड नहीं है। मैं दोबारा समाप्त करता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा जल्दी बोल गया होऊंगा शायद। ठीक है, तो मैं इसको एक बार समाप्त कर देता हूँ भाई। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या का गुणनखंड का पता लगाने का तरीका क्या है कि वह संख्या जो भी गुणनखंड है, वह गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी कि शेषफल क्या बचे, मेरे पास शेषफल क्या बच जाए भाई, मेरे पास शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए। तो हम मान लेते हैं कि वह जो गुणनखंड है ना, उस संख्या का, वह जो संख्या है ना, उसका गुणनखंड क्या है, वो संख्या है जिससे पूरा पूरा वो क्या हो गया, भाग हो गया। तो ये संख्या की बात थी। क्या बहुपद में भी यही रूल होगा? अरे भाई, जब संख्या में सेम रूल फॉलो हो रहा है तो ये मैथमेटिक्स है, ये बहुपद में भी क्या होगा, सेम टू सेम रूल फॉलो हो जाएगा। यानी कि एक बहुपद अगर दूसरे बहुपद को कंप्लीटली विभाजित कर देता है तो वो उस बहुपद का, ये बहुपद क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए समझते हैं भाई। यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा भाई, लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को। ठीक है, ताकि सबको अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिले और एग्जाम में सब अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड प्रमेय से हम लोग समझते हैं। ये तो हम संख्याओं का गुणनखंड तो समझ गए, 6 8 10 आपने समझा दिया भैया। क्या बहुपद में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो चलिए समझते हैं भाई, बहुपद में भी क्या सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा या फिर कुछ अलग यूज होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बहुपद लेता हूँ x+2। मैं क्या लेता हूँ, x+2। और यहाँ पे हमें क्या पता करना है, बस अगर हमें शेषफल किसी भी चीज़ का 0 आ जाए, कोई भी बहुपद का अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वह उस संख्या का, वह उस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो मेरा पहला बहुपद है x+2 और मेरे पास दूसरा बहुपद है x3 x2 या x3 है, x3 प्लस 3x² प्लस 5x+6।
मुझे कहा गया है कि मुझे ये पता करना है क्या x+2 इस बहुपद का गुणनखंड है, क्या x+2 इस बहुपद का गुणनखंड है, क्या x+2 इस बहुपद का गुणनखंड है, मुझे पता करना है। तो मेरे पास क्या तरीका है कि भैया आपने तो अभी बताया था कि जो भी बहुपद होता है यानी कि जो भी संख्या होता है अगर उसका हमको अगर गुणनखंड पता करना होता है तो हम उस संख्या को उस संख्या से भाग दे देते हैं, यानी कि जो गुणनखंड है उस गुणनखंड को उस संख्या से भाग दे देते हैं। अगर हमें भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या आपने बताया था वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो बहुपद में भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड है, तो हमें क्या करना होगा कि इस बहुपद को इससे भाग देना होगा। उसके बाद अगर हमारे पास शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये जो x+2 है ये x³ + 3x² + 5x + 6 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास भाग करने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीका, भाग करने के तो एक ही तरीके हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमको क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर हमको अगर शेषफल 0 प्राप्त करना है, अगर हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, ये जो x+2 है इसका गुणनखंड है। तो हम कैसे पता करेंगे, x+2 से भाग देके पता करेंगे। अब भाग देने का तरीका क्या है, x³ + 3x² + 5x + 6, ये चलिए भाग देते हैं भाई, सिंपल तकनीक अपना। तो x³ बनाने के लिए x है, x² कर देंगे। x² को जब x से मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। x² को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का प्लस है, इसको क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। माइनस करने का तरीका है, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं तो यहाँ बोर्ड में मिटा ले रहा हूँ, आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो ये डायरेक्ट ही लिखिएगा, ठीक है, ताकि वो बहुत नहीं तो गंदा सा दिखने लगता है और आप लोगों को कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, तो वो भी एक है। तो आपका x³ खत्म हो जाएगा, ये 3x² से 2x² गया, कितना बचेगा, सिर्फ x² बचेगा, प्लस बचेगा 5x बचेगा + 6 बचेगा। मुझे x² लाने से मतलब है और मुझे x से मतलब है, मुझे बाकी किसी से नहीं। तो मुझे x² लाने के लिए क्या होगा, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव, सीधी सी बात। x है, मुझे लाने के लिए कितना से मल्टीपल करना होगा, x से मल्टीपल। तो x और x² का ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ फिर से प्लस माइनस क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। ये आपका कहानी खत्म। यहाँ 5x से 2x चल गया, बचा कितना, 3x। पॉजिटिव साइन के नेगेटिव साइन, जो बड़ा होगा उसी का साइन, 3x प्लस क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर आपके पास 2x बचा हुआ है, मुझे 3x लाना है, मुझे कितने से करना होगा, 3x से। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि 3x का 3 के आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो बस 3x, तो 3x हो जाएगा ये आपका, ये का 3x हो जाएगा और 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। इसको फिर से माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 3x से 3x खत्म, 0 से हो जाएगा। अरे भाई, जब मैंने x+2 को इस बड़े बहुपद से भाग दिया तो मेरा शेषफल कितना बचा, 0 बचा, यानी कि ये x+2 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है भाई। और गुणनखंड का हमने क्या पढ़ा था, अगर हम इस छोटे बहुपद को इस बड़े बहुपद से भाग दे देते हैं, अगर हमारा शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, यानी कि क्या मतलब हो गया, ये x+2 जो है ना, ये x³ + 3x² + 5x + 6 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो मैंने अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है गुणनखंड के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2019 का पेपर में पूछा गया है। लेकिन देखिए यहाँ जो निकालने का तरीका है, x+2 आपने भाग विधि से निकाला, लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका भी है। क्या था दूसरा तरीका, क्या था, अब आपने अगर वीडियो को अच्छा से देखा तो आपको एक बार फिर से याद होगा शून्यक वाला खेल जो हमने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ भी समझाया था। शून्यक का खेल जो था कि शून्यक हम लोग कैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब देखें कि x+2 आता है, x+2 हमारा क्या है, x+2 क्या इस बहुपद का शून्यक है। आप बोलते कि अरे भाई अगर हमको क्या कहीं से x का वैल्यू पता चल जाए ना तो हम शेषफल बता सकते हैं, भागफल नहीं बता सकते भाई। ये x+2 x यहाँ पे x का वैल्यू रख के हम भागफल नहीं बता सकते, हम सिर्फ और सिर्फ शेषफल बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरत किसका है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल का जरूरत है भाई। यहाँ भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। हमें यह पता करना है कि क्या हम x का जब वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या ये 0 आ रहा है। तो आप लगा देंगे यहाँ पे दिमाग भाई, जो बंदे पिछले वीडियो अभी जो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं वो उनका दिमाग चल गया होगा कि ये x+2 जो है भाई, हमको तो शेषफल से मतलब है, हमें तो शेषफल से मतलब है। तो जब भी हमारा x+2 ऐसे करके दिया रहेगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे भाई। यानी कि इसका हम शून्यक निकाल सकते हैं। ये जो हमारा छोटा वाला बहुपद दिया है इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, ये -2 आपका निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2। अब यही x का वैल्यू को हम किस में, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 है ना, 2 का क्यू कर देंगे, ये 2 का क्यू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3, ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5x है, 5 × -2 कर देंगे, प्लस क्या है 6 है। इसको करेंगे तो ये तुम्हारा -8 हो जाएगा भाई। अब 2 का क्यू कर लीजिएगा,
और इसकी बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये तो हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, प्लस का अगर बात करें तो ये 5 × 10, 5 दूनी 10, ये -10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ से अगर करें तो ये आपका -8 हो गया, यहाँ से करें तो आपका 12 हो गया, यहाँ से प्लस माइनस -10 हो गया, और यहाँ से मैं बात करूँ तो ये आपका कितना होगा 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए 0 ही आ रहा है, यानी कि हमको शेषफल से मतलब था, हमको किससे मतलब था, शेषफल से मतलब था, और हमें x का वैल्यू जैसे ही पता चल गया हमने शेषफल प्राप्त कर लिया। लेकिन हमको भागफल हम इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें भागफल से इस टाइम पे कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमको जानना है कि शेषफल अगर 0 है तो ये x + 2, ये बड़े वाले जो बहुपद है x³ + 3x² + 5x + 6 का क्या है, एक गुणनखंड है, और हमें यही पता करने के लिए कहा गया था। अब देखिए इसी बेसिस पर आधार पर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक की ही बात कर रहा हूँ, दोबारा फिर से आ गया हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक के साथ देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2019, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 झारखंड पॉलिटेक्निक 2019, झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। p² + 9p + 14, p² + 9p + 14, p² + 9p + 14 प्लस p² p² + 13p + 42। आपको ऐसा करके दो बहुपद दिया गया था, दो बहुपद दिया गया था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 2000 पॉलिटेक्निक एग्जाम 2019 की बात कर रहा हूँ। आपको दो बहुपद दिया गया था, p² + 9p + 14 और दिया गया था p² + 13p + 42। ये दो बहुपद दिया गया था और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि बताइए इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है। अब ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए, आपके पास ऐसे करके ऑप्शन थे, p + 2 था, b था p + 7, c था p + 5 और आपका d था p + 9। ये आपका दिया हुआ था। इसमें बोला गया था कि आपको दो बहुपद ऐसे करके दिया गया था, आपको कहा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा जो बहुपद है आपका, जो कौन सा ये जो पद है, ये जो बहुपद दिया गया है, ये कौन सा बहुपद इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का क्या है, गुणनखंड है। इनमें से कौन सा बहुपद, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से ये कौन सा बहुपद इन दोनों का क्या है, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का गुणनखंड है। और हमें गुणनखंड करने का क्या पता चलता है, अगर ये बहुपद को हम इससे भाग देते हैं, अगर हम इस बहुपद को इससे भाग देते हैं, अगर ये इसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हम मान लेंगे कि ये क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। अगर इस बहुपद को इससे भाग देते हैं, इसका भी शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, हम मान लेंगे कि p + 2 इसका गुणनखंड है, p + 7 अगर हो जाता है तो इसका मान लेंगे गुणनखंड है। लेकिन देखिए मेरे भाई, अगर हम भाग विधि से यहाँ पे जाए, अगर हम अपना बुद्धि लगाएं और भाग विधि से यहाँ पे जाए, तो पहले तो ये ऑप्शन चेक करने में, फिर जरूरी तो नहीं है कि ये सही हो, जरूरी नहीं कि ये सही हो, जरूरी नहीं कि ये सही हो, हमको नहीं पता कौन सा सही है। तो इसके लिए अगर हम भाग विधि से जाए तो सबसे पहले इसको भाग देंगे, 0 आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, उसके बाद इसको इससे भाग देंगे, 0 आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, आपको बहुत समय चल जाएगा, पूरा पेपर निकल जाएगा। बच्चे बहुत बार गलती में फंस जाते हैं, वो ऐसे सवालों में अटक जाते हैं, उनका पूरा पेपर ऐसे क्वेश्चन वो छोड़ के चलाते हैं जो उनसे इजीली सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो आप ऐसी गलतियों को ना करें ताकि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ खामियाजा भुगतना ना पड़े। ठीक है, तो हम लोगों का क्या टेक्निक था, अभी हम लोग जस्ट कुछ क्या वाला पढ़े कि भाई हमें अगर शेषफल किसी चीज़ का प्राप्त करना रहता है ना, किसी भी बहुपद का शेषफल प्राप्त करना रहता है, तो हमें बस उसके अचर पद का मान, हमें उसके क्या करना रहता है, चर पद का मान, अचर नहीं चर पद का मान, चर पद का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका शेषफल पता कर सकते हैं। तो आपने कहा भाई ये तो रेखिक बहुपद है, मैक्सिमम घात कितना है, चर पद का मैक्सिमम घात कितना है 1 है, और ये क्या है, रेखिक बहुपद है। और इसका शून्य हम निकाल सकते हैं, शून्य कैसे निकाल सकते हैं कि भैया p + 2 कर देते हैं। अब p का हमें वो वैल्यू चाहिए जिससे ये पूरा बहुपद, ये भी एक बहुपद है और इसका मान 0 आ जाए। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, p का मान हमने कितना रखा 2, यानी कि p का वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो ये पूरा 0 आ जाएगा। देखिए p का वैल्यू -2 का रखे, देखिए पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि p का वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चल गया, -2 पता चल गया। हम सॉल्व करने के लिए निकल गए। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, p² है प्लस 9p है प्लस कितना है, प्लस 14 है। हम सॉल्व करते हैं, p का वैल्यू रखते हैं भाई, p का वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा, -2 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 9 कर दिया, p की जगह -2 रख दिया, प्लस मैंने क्या कर दिया, इसको 14 कर दिया। जब मैं सॉल्व करने गया तो ये 2 दूनी
आपका 4 आ गया, ये इसकी बात करूँ तो 18 आ गया। स्क्वायर करने पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि प्लस माइनस ये तो आपका माइनस हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और प्लस 14 का 14 कर दिया। तो मुझे यहाँ क्या पता चल गया, तो ये भी आपका कितना बन रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि भाई p+2 इसका तो बहुपद है, यानी कि p+2 इसका क्या है, गुणनखंड है। ये p² + 9p + 14 का तो गुणनखंड है। लेकिन एक दिक्कत और भी है ना भाई, ये इसका तो गुणनखंड है, लेकिन क्या इसका भी गुणनखंड है? हमें क्या पूछा गया है कि इसका भी गुणनखंड होना चाहिए और इसका भी गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या p+2 इसका भी गुणनखंड है? तो बोलते हैं चलिए पता करते हैं भाई। तो यहाँ भी इसका, अब इस पे वैल्यू रखते हैं, तो इस पे वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा p का मतलब -2 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, और इसको करते हैं 13p, यानी कि इसको मैंने 13 रखा, अब p का वैल्यू कितना था, -2 रखा, प्लस करते हैं कितना है आपका 42 है। तो यहाँ पे करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 26 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। लेकिन अब अगर मैं करता हूँ तो अब ये 0 नहीं आ रहा है भाई, अब ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, अब ये 0 नहीं आ रहा है। तो यानी कि इसमें तो 0 आ रहा है, ये तो इसका गुणनखंड था, ये p+2 इसका तो गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है। यानी कि ये कितना आ रहा है, सोल्व भी कर लेते हैं भाई इसको। ये 46 आपका आ गया, 46 से 26 माइनस 20, ये आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव में 20, ये आपका 20 आ रहा है, बराबर 20। ये तो 0 नहीं आ रहा है भाई, यानी कि p+2 इसका तो गुणनखंड है, इसका तो गुणनखंड है, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए इतना मेहनत करने के बाद भी हमें क्या पता चला कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से करते तो सोचिए आपकी स्थिति क्या होती है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, p+7 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है p+7, तो p+7 का भी शून्य हम निकाल ही सकते हैं। p+7 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा, -7। अब हम -7 का वैल्यू रख के देते हैं, तो पहले इस पे रखेंगे p² पे, तो पहला वैल्यू रखते हैं 7 का स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस कितना है 9p + 9p का वैल्यू कितना रखा, -7 हमने रखा, प्लस 14 दिया हुआ है, प्लस 14 दिया हुआ है, तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, ये 63 हो गया आपका, और ये आपका 14 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सोल्व करने पर ये आपका कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, 63 सोल्व करने पे ये कितना आ रहा है, 63 माफ करिएगा 0 आ रहा है, सोल्व करने पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरा करके देखते हैं भाई, यानी कि p+7 इसका भी गुणनखंड है, जैसे p+2 इसका गुणनखंड था, लेकिन इसका नहीं था क्योंकि 0 नहीं आ रहा था, लेकिन p+7 क्या है, इसका तो ये p+7 इसका तो गुणनखंड है। अब इसमें भी चेक करते हैं, क्या पता इसका गुणनखंड नहीं हो तो ये भी उत्तर नहीं होगा, लेकिन इसका चेक करके देखते हैं। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, -7 का होल स्क्वायर प्लस 13p का वैल्यू आपका कितना है, -7 प्लस 42, तो ये आपका 7 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस ये 91, और ये आपका कितना आ जाएगा 42, ये प्लस और प्लस वाला को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 91 - 91, ये आपका कितना आ गया 0। अरे भाई मतलब p+7 इसका भी बहुपद है, ये तो हो गया, मस्त हो गया हम लोगों के लिए, मजा आ गया भाई, दोनों के लिए, दोनों में 0 आ रहा है। तो ये p+7 बात करें तो ये इसमें भी इसका भी गुणनखंड है, क्योंकि इसको अगर इससे विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 आता है, और p+7 इसका भी गुणनखंड है, क्योंकि अगर इसको इससे भी विभाजित करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा, B4 बोलो भारत माता की जय, ठीक है भाई। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखिए इसका बहुपद तो था लेकिन इसका नहीं था, ये जो है ना इसका भी बहुपद है, इसका भी बहुपद है। जब हमें उत्तर मिल गया भाई तो आगे हमें 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, समय खराब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भाई था गुणनखंड प्रमेय, जो मैंने कोशिश किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें सच में कुछ दम है भाई, जिससे आप पढ़ के मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैंने उठाया अपने मन से क्वेश्चन बना दिया और आपको सॉल्व करा दिया, नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं अपने मन से बनाया, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि कंटेंट में दम है भाई, ठीक है। तो चलिए आज का हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, और मत से होकर पढ़ते रहिए।